हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं विक्रम और आज आपसे अम्ल वर्षा से रिलेटिव जितने भी एमसीक्यू हैं, इन एमसीक्यू को हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। और यदि इससे पीछे वाला पार्ट यदि आपने देखा होगा अम्लीय वर्षा से रिलेटिव, तो वहाँ हमने इसके थ्योरी सेक्शन में इसके बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंटों को जाना था। यदि अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है, तो एक बार उस पार्ट को आप अवश्य देखें, जिससे कि अम्लीय वर्षा से जुड़ी हुई सभी बातों को आप बहुत बेहतर तरीके से जान पाएँ। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? ऐसा हमें यहाँ से बताना था। ये रेलवे की परीक्षा में यहाँ से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, अम्लीय वर्षा के लिए 2 प्रदूषक काम करते हैं। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड काम करता है और एक नाइट्रोजन की ऑक्साइड काम करते हैं। ऐसे हमने थ्योरी सेक्शन में देखा था। और SO2 तो जो होता है, ये तो जिस अम्ल का निर्माण करता है वो अम्ल होता है H2SO4। और NOx यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिस अम्ल का निर्माण करते हैं वर्षा के जल के साथ मिलकर, वो होता है कौन सा? HNO3 होता है। तो अब हमें यहाँ से जो भी दिया गया था ऑप्शन में, वो हम यहाँ से चुन सकते थे कि SO2। हाँ, सही जवाब होता कौन सा? ए ऑप्शन होता। क्योंकि अब हमारे पास नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड है ही नहीं। देखो, नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड होते हैं। एक तो NO लिखा आ सकता है, एक N2O लिखा हुआ मिल सकता है और एक NO2 लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये तीनों जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? हमने थ्योरी सेक्शन में इसकी परिभाषा भी देखी थी कि अम्ल वर्षा वह वर्षा होती है जिसका पीएच मान 5.5 या 5.5 से कम होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अब हम यहाँ से ऑप्शन चुन सकते थे यहाँ से कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होने वाला है। और ये देख रहे हो कि आप एनटीपीसी की परीक्षा में यहाँ 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में आपको दोबारा से रिपीट होकर क्वेश्चन मिल सकता है। तो क्वेश्चन को आप पेशेंस से देखिएगा कि 5.5 या कम, तो सही जवाब होता है इसका यही हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि अम्ल वर्षा वो वर्षा होती है जिसका पीएच मान 5.5 या इससे कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं। सही जवाब कौन सा होता? ए हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें दिया गया है कि अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है? अम्ल वर्षा का कारण हमें यहाँ से बताना था कि अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है। ये एसएससी की एग्जाम में 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि अम्ल वर्षा 2 कारणों से हो सकती है, 2 प्रदूषकों के कारणों से हो सकती है। एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यदि वायुमंडल में ज्यादा हो, और एक सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषक वायुमंडल में ज्यादा यदि जमा हो जाता है, तो ये वर्षा के जल के साथ मिलकर नाइट्रोजन की ऑक्साइड ये तो बनाते हैं क्या? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल को बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये वर्षा के जल के साथ मिलकर H2SO4 का निर्माण करते हैं। तो अम्लों के बारे में यदि पूछे तो अम्लों के बारे में बता सकते हैं कि अम्ल वर्षा में 2 अम्ल पाए जाते हैं। एक को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं और एक को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ यदि प्रदूषकों के बारे में यदि पूछा जाता है, तो प्रदूषक कौन कौन से हो गए? एक तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया और एक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो सल्फर का ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो किसी के साथ भी मिलने पर ऑक्साइड का निर्माण करता है हमेशा। तो यहां से हमारा सही जवाब होता है, देखो कौन सा? ए ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, गलत जवाब होता। बी ऑप्शन भी हमारा गलत जवाब होता, क्योंकि SO2 तो होता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है। SO2 और NO2, तो सही जवाब होता है यहाँ से सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि SO2 और NO2 इसका सही जवाब है। चलिए, तो और मैंने आपको बता दिया या NO2 की जगह नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड लिखा हुआ मिल सकता है। हो सकता है आपको N2O मिल जाए, हो सकता है आपको NO मिल जाए, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ऑक्साइडों का निर्माण करता है। और ये तीनों की तीनों जो ऑक्साइड होते हैं, ये तीनों की तीनों ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चले, तो इसी प्रकार अगले खूबसूरत से सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला खूबसूरत सा सवाल हमारे सामने है कि अम्ल वर्षा किस कारण होती है? अम्ल वर्षा का रीजन बताना था। देखो, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अम्ल वर्षा से किस प्रकार से हमें परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी टॉपिकों को हम पढ़ने वाले हैं वो इसी प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। पहले उसका थ्योरी सेक्शन पढ़ने वाले हैं
और इस टॉपिक से रिलेटिव जितने भी एमसीक्यू प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उनके सेशन में हम उन्हीं सभी प्रश्नों को हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है? SO2 और कणिका के कारण नहीं, SO2 के कारण से तो होती है लेकिन कणिका के कारण से नहीं होती। बी ऑप्शन में दिया गया NO2 के कारण तो होती है लेकिन कणिका के कारण नहीं होती। तो ना तो ए यहाँ से जवाब हमारा सही होता, ना बी जवाब होता। सी यहाँ से हमारा सही जवाब होता, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कौन सा? SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ लिखा हुआ है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता चौथे नंबर के क्वेश्चन का सी यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमें अगला प्रश्न मिल रहा है कि ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई है। ये स्टेनो की एग्जाम में 2019 में यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। और देखो ये ओजोन की सांद्रता का जो मैटर है, इसको बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ओजोन परत की मोटाई को या ओजोन परत की सांद्रता को मापने के लिए किस एकक या किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो किस एकक या यूनिट का प्रयोग करते हैं? डॉप्सन। तो यहाँ आप ध्यान में रखिएगा, यूनिट की जगह आपको मिला जा सकता है एकक भी लिखा हुआ मिल सकता है। यूनिट या एकक दोनों एक ही बात होती है। तो ओजोन परत की सांद्रता को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। और जो ओजोन जो परत होती है या ओजोन जो गैस होती है, इस ओजोन गैस में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, यानी कि O3 इसे हम लिखते हैं। तो इसमें ओजोन के कितने, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु हो गए। कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु हो गए। ऐसा भी हम यहाँ से बता सकते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है हमें कि पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत की लगभग मोटाई कितनी होती है। मोटाई के बारे में बताना था कि पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत की मोटाई कितनी होती है। तो ऐसा हमें यहाँ से ऑप्शन में ध्यान में रखना था कि ओजोन परत की मोटाई होती है लगभग कितना? 3 mm होती है। सही जवाब इसका ए होता। डायरेक्ट परीक्षा में यहाँ से पूछा गया था, आपको एसएससी की एग्जाम में 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका हम सही जवाब लगा सकते थे कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो पृथ्वी के समीप लगभग होती है 3 mm के आसपास होती है। तो सही जवाब हमारा क्या होता? ए यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी कुछ हमें इसी प्रकार की बातें पूछी गई हैं, और ये राजस्थान पुलिस एसआई में भी थोड़े दिनों पहले ही परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि निम्नलिखित में कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती हैं। तो 2 गैसों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक तो कौन सी होती है? NOx। तो NOx की जगह कुछ यहाँ से 3 बातों को आपको लिखा जा सकता है। एक तो लिखा जा सकता है NO, एक लिखा जा सकता है N2O और एक लिखा जा सकता है NO2। तीनों में से कोई सा भी मिल सकता है, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक सल्फर के ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों की दोनों जो गैसें होती हैं ये अम्ल वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ऐसा हमें यहाँ से ऑप्शन में चुनना था ऑक्सीजन। बाकी हम कई बार क्या है था, प्रश्न का जो सही जवाब है वो हम ऑप्शन को काट कर भी यहाँ से हम सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन में ऑक्सीजन लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है। दोनों की दोनों जो गैसें होती हैं ये अम्ल वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। तो ए तो यहाँ से हमारा गलत जवाब होता। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन में दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड तो अम्ल वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फिर देखो यहाँ से दिया गया है हमें क्या? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं किसको? N2 को कहते हैं, जिसे हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो बी यहाँ से सही जवाब होता। अब बाकी ऑप्शनों को हम किस प्रकार से काट सकते थे? देखो सल्फर डाइऑक्साइड तो होता है लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता है। अब डी ऑप्शन में क्या दिया गया? डी ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड तो दिया है कि यानी कि अम्ल वर्षा के लिए ये तो रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। तो कई बार क्या है कि हमें जब प्रश्न नहीं आए तो इसके ऑप्शन को काटकर भी हम अपने सही जवाब तक पहुंच सकते थे। तो इस प्रकार 7 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता क्या? बी यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषक से होती है? प्रदूषक के बारे में पूछिए, बस वही बातें आपको बार बार परीक्षा में रिपीट करके पूछी जाती हैं, सिर्फ हमें लैंग्वेज यहाँ से अलग देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन भी देखो, पीछे भी हमने इस प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन भी वही है लेकिन हमें लैंग्वेज यहाँ कुछ अलग ट्रेस करनी थी हमें। नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं, नाइट्रोजन और फास्फोरस का अम्ल वर्षा के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल ही नहीं होता है, ना इनका कोई जुड़ाव होता है।
बी ऑप्शन में दिया गया नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। यहां से बस उत्तर में हमें यहां से ध्यान में रखना था। अभी आपको बताया गया था कि कोई भी तत्व जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखो दो प्रदूषक काम करते हैं, एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड काम करते हैं और एक सल्फर का ऑक्साइड काम करता है जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड तीन हो सकते हैं, एक NO होता है, एक N2 होता है और एक NO2 होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन में भी हमारे को कुछ इसी प्रकार की बातें दी गई हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं और सल्फर के ऑक्साइड भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कई बार हमें कुछ इस प्रकार से छोटी मोटी बातों को अलग करके देता है तो हम प्रश्न में फंस जाते हैं। तो यहाँ से हमारा सही जवाब था कौन सा? बी यहाँ से हमारा सही जवाब था। इतनी बातों को यदि आपने सुना होगा तो इसका जवाब भी आप विद इन सेकेंड ही बता पा रहे होंगे। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगले प्रश्न में हमें दी गई है बात कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। सीजीएल के पेपर में 2020 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। तो अम्ल वर्षा हमने उस वर्षा को कहते हैं जिसका पीएच मान 5.5 हो या 5.5 से कम हो, उस वर्षा को कहते हैं। लेकिन यहाँ एक भी ऑप्शन ऐसे नहीं है जो हमें 5.5 के बारे में कह रखा है। तो बाकी हम देखिएगा प्रश्न, इसके जो ऑप्शन है उस ऑप्शनों को समझिएगा। 5.5 से ज्यादा, तो मैंने आपको ऐसे तो कहा नहीं 5.5 5.6 से ज्यादा होता है। मैंने आपको कहा कि अम्ल वर्षा उस वर्षा को कहते हैं जिसका पीएच मान या तो 5.5 हो या 5.5 से कम हो। जैसे 5.4 हो सकता है, 5.3 हो सकता है, 5.2 हो सकता है। अन्य इसके जो पीछे की तरफ जो मान होते हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ से ए ऑप्शन तो हमारा यहाँ से गलत जवाब होता। बी ऑप्शन आपको डायरेक्टली दिख ही रहा है। यदि आपने इस बात को समझा है तो 6 और 8.5 के मध्य नहीं, गलत जवाब होता बी। सी ऑप्शन में दिया गया है 5.6 के बराबर नहीं, 5.6 के बराबर भी नहीं होता। लेकिन डी ऑप्शन में हमें दिया गया है कि 5.6 से कम, तो 5 होता है वो 5.6 से कम ही तो होता है। 5.5 हो या 5.5 से क्या हो, कम हो। लेकिन बस प्रश्न में यहाँ से कुछ लैंग्वेज अलग मिली हुई थी हमारे को। सही जवाब था इसका क्या? डी हमारा यहाँ से सही जवाब था कि 5.5 से 5.6 से कम। तो 5.6 से कम ही तो होता है 5.5। तो हमारा जवाब होता है यहाँ से क्या? 9 नंबर का सही जवाब था क्या? डी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब था। जब ये एसएससी की एग्जाम में पूछा था तो यहाँ से हम सही जवाब लगा सकते थे कि 5.6 से कम जो है वो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अम्ल वर्षा क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है। अम्ल जो वर्षा होती है जिसमें देखो दो प्रदूषक काम करते हैं, एक तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड काम करता है और एक सल्फर डाइऑक्साइड। जब वायुमंडल में दोनों प्रदूषक ज्यादा होते हैं तो क्या करते हैं, अम्ल वर्षा के लिए योगदान करते हैं। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड जैसे ही H2 यानी कि वर्षांत के जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो अम्ल बनाता है कौन सा? HNO3। और इस HNO3 अम्ल को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। लेकिन SO2 सल्फर डाई जो ऑक्साइड होता है ये जल के साथ जैसे ही मिलता है तो बनाता है क्या? H2SO4, जिसे कहते हैं क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। यदि अम्लों के बारे में पूछे तो ये दो अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं। पहला होता है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में ये बातें तो नहीं पूछी, यहाँ पूछा है कि अम्ल वर्षा में अधिक मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल वर्षा में जो अधिक अम्ल पाया जाता है वो होता है कौन सा? H2SO4 होता है। और इस H2SO4 का ध्यान रखिएगा, गाड़ियों की जो बैटरी होती है इस गाड़ियों की बैटरी में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब हमारा यहाँ से सी ऑप्शन सही जवाब होता कि H2SO4 जो है अम्ल वर्षा में सर्वाधिक पाए जाने वाला अम्ल होता है। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के बारे में सही है, सही कथन के बारे में बताना था। इस प्रश्न का जवाब आप तभी बता सकते हैं जब आपने थ्योरी सेक्शन में बताई गई सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुना है, तभी बता पा सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो सारी बातों का मिक्स करके हमें प्रश्न में दिया गया है। अम्ल वर्षा नदियों में बहती है तो नदियों के पानी का पीएच मान बढ़ाती है? नहीं, बढ़ाती नहीं है कभी भी। पीएच मान का बढ़ने का मतलब है जैसे 6, 7, 8, 9, ये है बढ़ने का मतलब। तो क्या बढ़ाती है? नहीं, उनके पीएच मान को कम करती है, पीछे की तरफ लाती है। जैसे कि हो सकता है 6.6 हो जाए, हो सकता है वो 7.2 हो जाए, इससे कम हो जाए, 5.2 हो जाए, हो सकता है इसे 4.2 हो जाए। तो उनके पीएच मान को कम करती है। सही कथन के बारे में पूछा था तो ए तो यहाँ से गलत होता।
बी ऑप्शन में दिया है अम्ल वर्षा का पीएच मान 6.5 होता है, नहीं 6.5 थोड़ी ना होता है, या तो 5.5 होता है या इससे कम होता है, तो बी भी यहां से गलत जवाब होता। सी ऑप्शन, जब अम्ल वर्षा नदियों में बहती है तो ये नदियों के पानी के पीएच मान को कम करती है। बस ये जो ए ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है, इन दोनों बातों में से हमें कंपैरिजन करना था कि कौन सा हमें सही जवाब बताना था। तो अम्ल वर्षा, जैसे ही अम्लीय वर्षा नदियों के जल में गिरती है तो उसके पीएच मान को कम करती है, ना कि बढ़ाती है। अम्लीय वर्षा जैसे जैसे बढ़ता है तो उसका पीएच मान जो होता है वो 0 के पास आने लगता है। ऐसे आपने छोटी क्लासों में भी आपने जाना होगा कि पीएच एक स्केल होता है, सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, और ये दिल्ली पुलिस के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिला था कि पीएच स्केल का विस्तार कितना होता है। विस्तार नहीं दिया गया था, वहां परास दिया गया था कि पीएच स्केल का परास कितना होता है। तो परास यानी कि कम से कम 0 लिखा हुआ होता है और अधिक से अधिक कितना लिखा हुआ होता है, 14 लिखा हुआ होता है। तो ऐसी बातें हम बता सकते थे। मिड पॉइंट पे यहाँ लिखा रहता है कितना, 7। जैसे जैसे मान हम इस 0 की तरफ बढ़ता है, अम्लीयता का मान भी बढ़ता है। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब था कौन सा, सी ऑप्शन जवाब था। बाकी ऑप्शन काट के भी इस प्रश्न को कर सकते थे, जैसे कि अपने ऑप्शन में काटा कि 6.5 इसका कभी जवाब नहीं होने वाला है। फिर बाकी हम यहां से भी आ सकते थे 5.6 से अधिक होता है, नहीं। तो ए और जो डी ऑप्शन है इसका आसान तरीके से कट रहा था, बाकी हमें जवाब लगाना था ए और सी में से लगाना था। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता। मुख्य कारण हमें यहां से बताना था। मुख्य कारण देखो, अभी अब इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने जाना कि कौन सा अम्ल सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन से अम्ल के बारे में कह रहे थे, H2SO4 के बारे में कह रहे थे। और वो H2SO4 अम्ल कहां से बन पा रहा था, वो SO2 से बन पा रहा था। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे ही वर्षा के जल के साथ क्रिया करती है तो जो अम्ल बनता है उस अम्ल को कहते हैं H2SO4, और H2SO4 अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अम्ल वर्षा का मेन जो कारण होता है वो SO2 ही होता है। ऐसा हम यहाँ से सही जवाब के दौरान बता सकते थे। क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं किसको, CO को कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं किसको, CO2 को कहते हैं, ये भी नहीं होता। एक है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, एक तो यहाँ है क्या नाइट्रोजन का ऑक्साइड, और डी ऑप्शन में लिखा है ऑक्सीजन। बाकी ऑप्शन काट के भी हम बता सकते थे। अब देखो H2SO4 या SO2 अब हमें यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इसका रीजन और क्या हो सकता है, इसका रीजन और हो सकता है क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऐसे भी तो हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, HNO3 बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो जब आपके पास ऑप्शन में SO2 नहीं हो तब आप लगा सकते हो किन दोनों को, अम्ल के बारे में पूछे तो HNO3 अम्ल को लगा सकते हैं, और प्रदूषक के बारे में पूछे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बता सकते हैं। तो यहां से सही जवाब होता नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब होता है NO2, और नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड होते हैं। यदि अब तक सेशन में आपने जुड़ा होगा तो तीनों ऑक्साइडों के बारे में आप जान ही पा रहे होंगे। चलिए तो इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। देखें अगले प्रश्न में है, ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित है। ताजमहल संगमरमर कैंसर से क्यों पीड़ित है, क्योंकि वहां जो कल कारखाने हैं उन कल कारखानों के धुएं में SO2 की मात्रा ज्यादा है। SO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण वहां वर्षा के जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण ज्यादा हो पाता है, जिसके कारण उसकी जो बाहरी आवरण है उसको नुकसान पहुंच पाता है। तो यहां से हम जवाब बता सकते थे सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सही जवाब था हमारा यहाँ से सी ऑप्शन सही जवाब होता। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि अगले प्रश्न में भी कुछ उसी प्रकार की बातें, जैसे कि देखो पीछे के प्रश्न में भी हमें कुछ इस प्रकार की बातें पूछी हैं, वही अगले प्रश्न में पूछी गई हैं, लेकिन बस यहाँ लैंग्वेज का कुछ अंतर हमें मिल रहा था। ये जेई के एग्जाम में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा ताजमहल का पीले होने का कारण क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, SO2, और ये SO2 वर्षा के जल के साथ मिलकर कौन से अम्ल का निर्माण करता है, H2SO4 का निर्माण करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो यहां से सही जवाब होता कौन सा, सी यहां से सही जवाब होता। फिर भी यदि आपको मान लो फिर भी यदि ये प्रश्न नहीं आए तो बाकी ऑप्शन काट कर भी तो आप अपना सही जवाब बता सकते हैं। जब परीक्षा में बैठे और किसी प्रश्न का यदि जवाब आपको नहीं आए, उसे रिलेटिव कुछ आप छोटी मोटी बातों को जानते हैं, तो यदि अम्ल वर्षा की यदि आपने थोड़ी बहुत भी बातें यदि सीखी हैं तो बाकी ऑप्शन भी कट रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस कभी भी अम्ल वर्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती, ना ही नाइट्रोजन होती है और ना ही क्लोरीन होती है। सही जवाब वैसे भी लग रहा था इस प्रश्न का। चलिए तो अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न था, इसमें डायरेक्ट हमें कुछ सीखने की बातें नहीं थी, बस डायरेक्ट हमें यहाँ से बताना था कि ज्वालामुखी जो पर्वत होती है उनसे गैस निकलती है कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। सूत्र भी आप जानने लग ही गए होंगे अब तक, तो SO2 होता है।
चलिए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरियों में जो अम्ल का प्रयोग करते हैं, प्रश्न तो आपको बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन इसमें छोटी सी बात को हमें यहाँ से बताना था कि कार की बैटरी में कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो कार की बैटरी में जिस अम्ल को प्रयोग करते हैं वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे हिंदी में लिखा जा सकता है, हो सकता है वो आपको सूत्र दे के भी पूछा जा सकता है। तो वो होता है कौन सा, H2SO4 होता है। कौन होता है? H2SO4 होता है। ऐसा हम यहाँ से सही जवाब बता सकते थे, सी। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि 17वें नंबर के प्रश्न में है कि स्टोन कैंसर किस कारण होता है? स्टोन कैंसर अभी हम पीछे के क्वेश्चन में ऐसे पढ़ रहे थे ना कि अम्ल वर्षा के लिए जैसे ताजमहल का पीला होना, संगमरमर कैंसर होना, तो वही बात हमें यहाँ से पूछ रखी है। वहां प्रश्न सिर्फ बड़ा दे रखा था, यहाँ छोटी सी बात हमें सीधे तरीके से देके पूछी गई है। ये एसएससी की एग्जाम में पूछा गया था 2011 में। तो स्टोन कैंसर का कारण होता है कौन? अम्ल वर्षा होती है। सही जवाब लगा सकते थे, ए यहाँ से हमारा सही जवाब बताते। चलिए तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हवा प्रदूषण का कारण नहीं है। हवा प्रदूषण का कारण हमें यहाँ से बताना था। तो देखो हवा प्रदूषण का कारण कौन कौन सा हो सकता है? खनन कार्य, जो भी खान वान होती है उनसे प्रदूषक, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक निकल सकते हैं। हो सकता है कोई हानिकारक गैस निकल जाए, तो ये तो इसका क्या होता, सही होता। मतलब प्रदूषक कौन सा नहीं है ऐसा हमें यहाँ से बताना था। तो प्रदूषक करती है, खनन जो कार्य होते हैं वो हवा को प्रदूषित करते हैं। बी ऑप्शन को थोड़े देर के लिए आप छोड़िएगा, सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कुछ कृषि गतिविधियां भी होती हैं, यदि हम किसी विभिन्न प्रकार के रसायन का उपयोग करते हैं तो उनकी जो उनके प्रभाव से वो भी हमें हवा का प्रदूषण देखने को मिलता है। तो सी भी यहाँ से सही होता। डी ऑप्शन, जीवाश्म ईंधन का जलना, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल, इनके जलने से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं और ये भी हवा को प्रदूषित करती हैं। लेकिन अम्ल वर्षा, ये अम्ल वर्षा कभी भी हवा को प्रदूषित नहीं करती है। क्या कभी हवा को प्रदूषित करती है क्या अम्ल वर्षा? कभी भी नहीं करती है। तो यहाँ से आप ऑप्शनों को सही तरीके से पढ़ के भी हम सही जवाब बता सकते थे। सही जवाब होता कौन सा? भी होता कि अम्ल वर्षा कभी भी हवा को प्रदूषित नहीं करती है। नहीं वाला हमें यहाँ से प्रश्न में बताना था। देखो यहाँ प्रश्न में भी हमें पूछा गया नहीं वाला। कभी हम जल्दबाजी करके नहीं की जगह है पढ़ के प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो प्रश्न को आप धैर्य से पढ़िएगा। चलिए तो 19 नंबर का प्रश्न है, जीवाश्म ईंधनों के दहन का मुख्य कारण क्या होता है? यानी कि जीवाश्म ईंधनों के दहन से कौन सा हमें प्रदूषक वायुमंडल में अधिक मात्रा में मिलता है? तो मिलता है कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। सही जवाब बता सकते थे यहाँ से सी। यदि सेशन में यदि आपने अब तक जुड़ाव रखा होगा तो इन बातों को, छोटी मोटी बातों को आपने सीखा होगा, तो विद इन सेकेंड या प्रश्नों का सही जवाब भी आप बता सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षय के मुद्दे से संबंधित है? जो ओजोन परत एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा होता है जो सबसे पहले 1987 में इसको सभी देशों एकजुट होकर इसको सबसे पहले दिया गया था। वो होता है कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत को क्षय पहुंचाने वाले जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं उन तत्वों पर एक साथ विभिन्न प्रकार की अंतरराष्ट्रीय मीटिंग में इन बातों को कहा जाता है कि कौन सा देश ज्यादा ओजोन परत को क्षय कर रहा है। तो उनके बारे में सबसे पहले 1987 में दिया गया था, इसको सर्वप्रथम शुरू किया गया था 1987 में। तो ऐसे बता सकते हैं आप यहाँ से कि ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। सही जवाब यहाँ से बता सकते हैं। चलिए तो 21 नंबर का प्रश्न है, अम्ल वर्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न को सही से पढ़िएगा। सत्य नहीं के बारे में यहाँ से पूछा गया है। इसके जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। चलिए तो इस ऑप्शन को छोड़ते हैं, बाकी ऑप्शनों को हम पढ़ते हैं। यहाँ से सत्य नहीं है। 5.6 से कम होता है क्या? नहीं। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.5 या इससे कम होता है। तो ये जो 5.5 होता है ना, वो 5.6 से कम ही तो होता है। तो ये तो यहाँ से सही था। सही नहीं वाला हमें यहाँ से बताना था। यह वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होती है। बिल्कुल सही जवाब है। अम्ल वर्षा में दो अम्ल पाए जाते हैं, जो एक तो होता है नाइट्रिक अम्ल और एक होता है H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये भी सही था। अधिकतम अम्ल सशक्त कार्बोनिक अम्ल के कारण बनता है। अधिक सशक्त अम्ल का मतलब होता है परभल अम्ल। इस बात को आप यहां से ऐसे भी देख सकते हो कि परभल अम्ल। और परबल अम्ल उन अम्लों को कहते हैं जिसका पीएच मान 0 के आसपास हो, मतलब या तो 0 या 0 के आसपास उनका कोई मान लिखा हुआ हो। तो कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल उन अम्लों को कहते हैं जो हमें किसी जीव से प्राप्त होते हैं, जैसे कि टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल,
सेव में होता है मैलिक अम्ल। ये जितने भी जो अम्ल होते हैं इन अम्लों को कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। इन कार्बोनिक अम्लों के टॉपिक पर भी हम बहुत जल्द ही चर्चा करने वाले हैं। तो कार्बोनिक जो अम्ल होते हैं वो कभी भी प्रबल अम्ल नहीं होते हैं, ये होते हैं कैसे, दुर्बल अम्ल होते हैं। इस बात को यदि आप जानते थे तो यहाँ से सही जवाब बता सकते थे। और जितने भी दुर्बल जो अम्ल होते हैं वो दैनिक जीवन चर्या के दौरान हम उन अम्लों को खाते हैं, लेकिन प्रबल अम्लों का कभी भी हम खाने में उपयोग नहीं करते। प्रबल अम्ल जैसे HNO3 और H2SO4 ये दोनों प्रबल अम्ल होते हैं। क्या आप इनको दैनिक जीवनचर्या के दौरान क्या इन अम्लों को खाते हैं? क्या नहीं खाते। लेकिन आप सेव खाते हो, सेव में पाया जाने वाला मैलिक अम्ल उसको भी खाते हो। टमाटर में उगजलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे जो अम्ल हैं इन दैनिक जीवनचर्या के दौरान हम इसको खाते हैं क्योंकि ये दुर्बल होते हैं। कभी भी हम प्रबल अम्लों को नहीं खाते। यही बात हमें देर की है कि कार्बनिक अम्ल के कारण बनता है, नहीं, प्रबल अम्ल कार्बनिक अम्लों के दौरान नहीं बनता है। सही जवाब होता है वैसे तो हमारा कौन सा, यहाँ से सी की ऐसी बात दे रखा है। डी ऑप्शन में दिया गया है कि अम्ल वर्षा हमारे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है, तो सही कथन दे रखा है ये भी। यहां से जो नहीं वाला पूछा था वो दे रखा था कौन सा, सी कथन में, कि प्रबल अम्ल क्या कार्बनिक अम्ल के दौरान बनते हैं क्या, नहीं, दुर्बल अम्लों के दौरान बनते हैं। ऐसी बात को यदि हम जानते तो वहां से हम सही जवाब बता सकते हैं। चलिए तो इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। यदि आप तक आपने जुड़ाव रखा होगा तो उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको 1 बाय 1 समझ में आई होंगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यानी कि जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरण परिघटना से संबंध किया गया है। कहने का मतलब प्रश्न में तो पता नहीं क्या महाभारत दी गई है, हमें यहाँ से बताना था कि CFC जो होता है किस पर्यावरण परिघटना से संबंध रखता है। तो किससे रखता है, ओजोन परत का क्रमिक, ओजोन परत की जो मोटाई होती है इस मोटाई को ये जो CFC होता है ये CFC धीरे धीरे इसको नष्ट करता है। लेकिन CFC का एक अणु और ओजोन के 1,00,000 अणुओं को नष्ट करने के लिए क्षमता रखता है। CFC का जो एक अणु होता है ओजोन, ओजोन के बारे में भी आप समझिएगा कि ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 3 होते हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरे वाला और तीसरे वाला। ये तो होता है कौन सा, ओजोन। और एक ऑक्सीजन मिला तो हमारे पास ऑक्सीजन का एक अणु मिलता है जिसे O2 कहते हैं। अणु और परमाणु के बारे में भी चैप्टर में आपने सीखा होगा कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो यहां से सही जवाब था 22वें नंबर का क्या, ओजोन परत के क्रमिक हाथ से रखा गया है। और CFC का एक अणु ओजोन परत के 1,00,000 अणुओं को नष्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक यदि आप सभी क्वेश्चनों में आप बने हुए रहे होंगे तो उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको 1 बाय 1 समझाने में हेल्पफुल रही होगी, यदि आप समझ पाए होंगे। और जितने भी वीडियो उसके नीचे प्रैक्टिस सेट की एक PDF दी गई है, उस PDF में भी आप अपनी प्रैक्टिस दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करता हूं इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।